वीडियो शुरू करने से पहले आप सब ये बताएं कि मरकरी से लेकर नेपच्यून तक हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है। आप सबका जवाब नेपच्यून होगा क्योंकि ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन आपका ये जवाब गलत है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट यूरेनस है। अब आप सब ये बताएं कि गर्मियों में किसी भी प्लेनेट का टेम्परेचर कम होता है या फिर ज्यादा। ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो डायरेक्ट सूरज को फेस कर रहा होगा। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जो गर्मियों में सूरज को फेस करने के बावजूद ठंडा होता है। और अभी तक नासा का ये कहना था कि नेपच्यून मीथेन से बना हुआ है, लेकिन रिसेंट स्टडी के मुताबिक साइंटिस्ट को ये पता चला कि असल में वो इथेन से बना हुआ है। ये तमाम बातें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं कि नेपच्यून जैसा दिखाई देता है असल में वो वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस फुटेज को देखें। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पुरस्कून प्लेनेट है, लेकिन आप जरा ये सुने। ये आवाज नेपच्यून पर चलने वाली हवाओं की है जो इतनी तेज चलती हैं कि अगर हम इसके अंदर अपनी जमीन को भी डाल दें तो इसकी फोर्स से हमारी जमीन नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कुछ इस तरह बहना शुरू कर देगी। इन्हीं हवाओं की वजह से नेपच्यून पर द ग्रेट डार्क स्पॉट नेम का एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसके अंदर हमारी पूरी जमीन आ सकती है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके इर्द गिर्द सफेद रंग के बादल दिखाई देंगे। इन्हें सीरस क्लाउड्स कहा जाता है। इस क्लाउड की सबसे खास बात ये है कि ये आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, जबकि दूसरे क्लाउड्स वेपर से बने होते हैं। सीरस क्लाउड्स की मौजूदगी का मतलब ये हुआ कि नेपच्यून के एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ठंडा है। यहाँ तक कि इसी ठंड की वजह से स्कूटर क्लाउड 16 घंटों में नेपच्यून के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। हमने ये तो जान लिया कि नेपच्यून पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन आप ये बात भी जान ले कि ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा तेज चलती हैं, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि नेपच्यून सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से सूरज की हीट इस पर ज्यादातर पहुंच ही नहीं पाती और इसका एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है। तो यहाँ सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा तेज चलने वाले एक्सट्रीमली हॉट रीजन्स कैसे बन रहे हैं? आखिर नेपच्यून में ऐसा क्या है जो इसके एटमॉस्फेयर को इतना ज्यादा गर्म कर रहा है? साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी वजह नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन है। साइंटिस्ट के मुताबिक नेपच्यून में मौजूद मीथेन सोलर रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करके ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नेपच्यून का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म होता है। लेकिन मजीद रिसर्च करने से पता चला कि नेपच्यून का टेम्परेचर असल में इसका सबसे बड़ा मून ट्राइटन बढ़ा रहा है। दरअसल ये सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा मून है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूम रहा है। इसी ऑर्बिट में उसके गर्म होने का राज छुपा है। दरअसल ट्राइटन का ये ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें नेपच्यून जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है ट्राइटन उसके ऑपोजिट ऑर्बिट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मून पहले क्यूपर बेल्ट का हिस्सा था जिसे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से ट्राइटन ने अपनी ग्रेविटी से नेपच्यून के छोटे मून्स को इसके अंदर धकेल दिया। इससे हुआ ये कि जैसे मेट्रॉइड जमीन पर गिरते हुए हीटअप होते हैं और अपने साथ एटमॉस्फेयर को भी हीटअप कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह इन मून्स ने भी नेपच्यून के एटमॉस्फेयर को गर्म कर दिया। उस वक्त से लेकर आज तक वो मीथेन की वजह से गर्म ही है। दरअसल नेपच्यून के साउदर्न हेमिस्फीयर में 2005 से गर्मियां चल रही हैं और ये अपना एक ऑर्बिट 165 सालों में कंप्लीट करता है और एटलीस्ट 2045 तक इसका ऑर्बिट कंप्लीट होगा और आने वाले 20 से 25 सालों में ये और भी गर्म होना चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसकी 2006 से 2020 की इंफ्रारेड इमेजेस को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि वो इन गर्मियों में ठंडा हो रहा है, वो भी 8 डिग्री तक। साइंटिस्ट का कहना है कि ये रेडिएटिव कूलिंग टाइम का नतीजा है, जो वैसे तो मेजर फिनोमिना नहीं है, लेकिन हर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की लेयर अपने केमिकल कंपोजिशन और थिकनेस की वजह से सूरज की हीट को पकड़ कर रखते हैं और कुछ टाइम के बाद उसे रिलीज कर देते हैं। लेकिन नेपच्यून के केस में पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर की सबसे अंदरूनी लेयर ट्रोपोस्फेयर का RCT बहुत ज्यादा है,
जबकि स्ट्रेटोस्फीयर का RCT बहुत कम है। साइंटिस्ट के मुताबिक वो ट्रोपोस्फीयर जिसके क्लाउड सूरज की हीट को बहुत देर तक पकड़े रखते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर छुपा हुआ है, जिसकी वजह से नेपच्यून हमें ठंडा दिखाई देता है। एक बात ये भी है कि मीथेन इंफ्रारेड लाइट को मुकम्मल तौर पर जज्ब करती है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मीथेन की वजह से इंफ्रारेड इमेजेस में हीट नजर ही ना आ रही हो। खैर, ये उस वक्त तक मिस्ट्री बनी रहेगी जब तक हम रिसेंट स्टडी के बारे में नहीं जानेंगे। रिसेंट स्टडी के मुताबिक नेपच्यून को ठंडा मीथेन नहीं बल्कि इथेन कर रही है, जो अब तक कोई जानता ही नहीं था कि ये नेपच्यून पर मौजूद है। दरअसल उनकी थ्योरी के मुताबिक नेपच्यून का साउथ पोल सूरज को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन को इथेन में बदल रही है। इस प्रोसेस को फोटोलिसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में मीथेन सोलर एनर्जी की मदद से मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके बाद ये मिथाइल ग्रुप अनस्टेबल होने की वजह से आपस में बॉन्ड बनाकर इथेन मॉलिक्यूल्स बनाने लगते हैं। आयनों के जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है, जो इंफ्रारेड इमेजेस में कैप्चर हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन इथेन बनते ही तेज हवाओं की वजह से नेपच्यून के पूरे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट हो जाती है। नेपच्यून की स्ट्रेटोस्फीयर इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती कि इंफ्रारेड इमेजेस में भी गर्म नजर आए, यानी कि नेपच्यून गर्मियों में गर्म तो हो रहा है, लेकिन उसे अपनी गर्मी छुपानी भी आती है, क्योंकि हम उसे नजरअंदाज करते आए हैं। दरअसल नासा ने जुपिटर पर 9 और सैटर्न पर 4 मिशन भेजे हैं, लेकिन नेपच्यून पर एक भी नहीं भेजा। आज तक हमें सारी इंफॉर्मेशन वॉयेजर 2 के जरिए ही मिली है, जिसमें नेपच्यून ओरिजिनल नहीं था। नेक्स्ट ईयर नेपच्यून पर चाइना अपना मिशन करने वाला है, जिसमें वो नेपच्यून पर एक न्यूक्लियर पावर्ड प्रोब भेजने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए। दरअसल इंटरस्टेलर एक्सप्रेस नासा के वॉयेजर प्रोग्राम की तरह हमारे सोलर सिस्टम के हीलियोस्फीयर और इसके आउटर एनवायरनमेंट को समझने के लिए बनाया गया है। इसमें भी वॉयेजर की तरह 2 स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर मिशंस पर भेजे जाने थे, लेकिन चाइना ने सोचा कि यूएस सोचेगा कि हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक प्रोब में एक्स्ट्रा मिनी प्रोब ऐड कर दिया, जिसका नेम नैप यानी कि नेपच्यून एटमॉस्फेरिक प्रोब है, जो नेपच्यून के मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला है। ये वो चीज होगी जिसे अभी तक नासा भी अचीव नहीं कर पाई। अगर चाइना इसमें कामयाब हो गया तो इसकी स्पेस एजेंसी पहली बार नासा से ऊपर कंसीडर की जाएगी। चाइना का ये दावा है कि उनका ये नैप 2038 में नेपच्यून तक पहुंच भी जाएगा। नासा भी नेपच्यून पर मिशन भेजने वाली है, जो 2023 में लॉन्च होगा। चाइना का नैप वो गेम चेंजर है जो नासा की डोमिनेंस को कम कर देगा। नासा अपने मिशन के लिए सबसे पावरफुल रॉकेट SLS का यूज करेगी, जो नेपच्यून के साथ साथ इसके मून ट्राइटन को भी स्टडी करेगा। दरअसल ये मिशन नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में एक ऑर्बिटर छोड़ेगा, जो नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर आधे घंटे तक इसका डाटा कलेक्ट करेगा, और फिर उस डाटा को स्टडी करके साइंटिस्ट इसकी कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर में होने वाली गड़बड़ और इसमें होने वाले इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से हमें नेपच्यून के इवोल्यूशन के राज के बारे में पता चलेगा। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।